आज तक जो भी मैंने किया सिर्फ इसीलिए किया कि मैं किसी तरह अपने प्यार को हासिल कर जाऊं। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ये भी नहीं पता था कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। मैंने प्रीलिम्स तक आंसर राइटिंग का एक आंसर भी नहीं लिखा था। मैं सिर्फ एक अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज में दे सकता था। तो मेरे लिए आर या पार वाली स्टोरी थी। एक ख्वाब, एक जिद मैं अपने अंदर ले चला कि कुछ बड़ा कर जाऊं, जिसे मैं अपना मंजिल समझूं, उसे मैं हासिल कर जाऊं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मैं भारतीय विदेश सेवा 2020 बैच का एक अधिकारी हूं। आई एम करंटली पोस्टेड एज अंडर सेक्रेटरी इन G20 सेक्रेटेरिएट। हालांकि मेरी यूपीएससी की जर्नी बहुत छोटी रही है, लेकिन उसके बाद जो मेरे पास सवाल आए हैं, उसमें से एक ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब जोश टॉक्स के माध्यम से सबको देना चाहता हूं। हालांकि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, फर्स्ट अटेम्प्ट को कैसे क्रैक करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज होगा कि नहीं होगा, हमारे पास ये हमारे नेगेटिव चीज़ें हो रही है लाइफ के अंदर, या लाइफ के अंदर ये परेशानियां हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम से डील करके हम कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अपनी यूपीएससी की जर्नी, ताकि आप भी इस सवाल का जवाब जान सकें। तो जो मेरी यूपीएससी की जर्नी है, वो कहने के लिए तो एक अटेम्प्ट की है, लेकिन वो शुरुआत होती है उसकी क्लास 8 में, जब मैं पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिला। स्कूल के अंदर जब मैंने उन्हें मिला तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे मतलब देखते ही ये रियलाइज हो गया कि यही वो इंसान है जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि हम स्कूल में बच्चे थे, तो उस वक्त ज़्यादा समझ नहीं थी। तो उस वक्त बस मुझे ये लगता था कि मुझे बस किसी तरह जिसे मैं प्यार करता हूँ या जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरे को उनको हासिल करना है। तो मुझे मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो जो तुम हासिल करना चाहते हो वो सब तुम्हें मिल जाएगा। उस पॉइंट से मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद से लेके आज तक जो भी मैंने किया सिर्फ इसीलिए किया कि मैं किसी तरह अपने प्यार को हासिल कर जाऊं। 12th होते ही मैंने अपना IIT का एग्जाम दिया और मैं IIT दिल्ली के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मेरा एडमिशन हो गया। IIT दिल्ली में 4 महीने रहने के बाद मेरा यूपीएससी का एक एग्जाम होता है SCRA, उसका रिजल्ट आ गया, जो कि आपको क्लास 12th पे अराउंड 40 सिलेक्शंस लेता है ऑल ओवर इंडिया, और उनको आफ्टर 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, उनको ग्रेजुएशन होने के बाद उनको इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में इंडक्ट करते हैं। तो मैंने 4 महीने बाद IIT दिल्ली को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे SCRA एक बहुत बेटर ऑप्शन लग रहा था उस वक्त, और जो कि बाद में प्रूव भी हुआ कि मैंने सही किया। तो मैंने SCRA ज्वाइन किया। SCRA ज्वाइन करने के बाद मैंने SCRA के अंदर अपनी ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के दौरान मुझे ये लगा कि प्यार के लिए मैं SCRA तक आ चुका हूं। लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। IIT तक मैं ये सोचता था कि एक बहुत अच्छा पैकेज लग जाएगा, एक प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगी और अच्छा पैसा होगा, एक कंफर्टेबल लाइफ होगी। लेकिन जब मैंने SCRA ज्वाइन किया, तब जो मेरी इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट सर्विस की तरफ मुड़ गया। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ये भी नहीं पता था कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। मेरे को जीरो आइडिया था सोशल साइंसेस का, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से था और मैंने PCM पढ़ा था, इंजीनियरिंग किया, लेकिन मेरे को सोशल साइंसेस का या न्यूज़पेपर रीडिंग का जीरो आइडिया था, कुछ आइडिया नहीं था। तो जब मैंने अक्टूबर 2018 में लीव ली, तो हमने एक अंडरटेकिंग साइन की थी, जिसके अंदर यह था कि मैं एक अटेम्प्ट दे सकता हूं सिविल सर्विसेज में। उसके बाद मुझे वापस SCRA ज्वाइन करना होगा, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही मैं दोबारा एग्जाम दे पाऊंगा। तो उसका सीधा सीधा मतलब यह निकल रहा था कि मैं सिर्फ एक अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज में दे सकता था। तो मेरे लिए आर या पार वाली स्टोरी थी कि अगर मैं एग्जाम दूंगा और अगर मेरा क्रैक हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, 8 मंथ्स के अंदर प्रीलिम्स था, अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता है तो जो मेरा सपना है वो मैं हासिल कर सकता हूं, वो मेरे को सपना सच हो जाएगा। लेकिन अगर वो मैं क्रैक नहीं कर पाता हूं तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, और फिर मैं अपने प्यार को खो दूंगा और अपने सर्व करने के सपने को भी खो दूंगा। तो मैंने ये ठान लिया था कि मुझे ये अटेम्प्ट क्लियर करना है। सिर्फ मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को एक बार दे के देखना है, मेरा ये क्लियर था माइंडसेट कि मुझे हर हालत में ये एग्जाम क्लियर करना है।
तो मैंने जब अक्टूबर में तैयारी स्टार्ट की, जैसे मैंने आपको बताया मुझे बेसिक आइडिया कुछ भी नहीं था, तो मैंने इस एग्ज़ाम को पहले एनालाइज किया। मैंने पहले एग्ज़ाम देखा, मैंने सिलेबस देखा और तब मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बनाई और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया पहले प्रीलिम्स क्रैक करने पर, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं मेंस में आंसर राइटिंग पे फोकस करता हूँ, मेंस की तैयारी अच्छे से कर लेता हूँ, तो प्रीलिम्स अगर नहीं होता है तो मुझे मेंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मैंने फोकस किया कि पहले मैं फर्स्ट स्टेप जो है प्रीलिम्स, उसको किसी तरह क्रैक करूं। तो जो भी मेरी प्रिपरेशन रही, जो भी मेरी स्ट्रेटेजी रही, वो सब रही फोकस करके कि प्रीलिम्स निकल जाए। तो जब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की, तो उसके बाद प्रीलिम्स की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव रहना होता है, आपको बहुत सारा मेमोराइज करना होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो उसके लिए मैंने मेंस का जो सिलेबस था, मान लीजिए एथिक्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ऑप्शनल है, ये सब मैंने प्री के बाद छोड़ दिया कि मैं प्री के बाद इनकी तैयारी कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने स्टार्ट किया एनसीईआरटीज से, सारी एनसीईआरटीज पढ़ी, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी और मेरा फोकस बस एक चीज़ पे रहा, क्योंकि मेरे पास कम टाइम है, तो मेरा फोकस ये था कि मुझे लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं, हर एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक सोर्स रखना है और ये इंश्योर करना है कि उसका रिवीजन मैं मैक्सिमम टाइम्स कर सकूं। मैंने नोट मेकिंग सिर्फ उसी चीज़ की करी जिसका मुझे लगा मैं रिवाइज कर सकता हूं। मैंने सब चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए और जो नोट्स बनाए वो भी काफ़ी कंसाइज बनाए, ताकि यूं ना हो कि मैं किसी के नोट्स बनाने के बाद नोट्स को पढ़ने के अंदर मुझे 3 या 4 दिन लग जा रहे हैं। तो फिर मैंने नोट्स से रिवाइज करना शुरू किया। जैसे जैसे रिवीजन की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देते हैं, वैसे वैसे जो टाइम है रिवीजन का वो अपने आप छोटा होता चला जाता है। तो इस तरह से मैंने रिवीजन किया और मैंने अपना प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया। प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया, प्रीलिम्स का एग्जाम देकर मैं जब घर आया, मैंने आंसर की से मैच किया, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा प्री हो गया। अब जो मेरा फोकस था और अब जो कठिनाइयां जो मैं फेस करने वाला था, वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब प्रीलिम्स होने के बाद जब मेंस का पेपर आता है तो मुझे 3 महीने मिले और उन 3 महीने में मुझे एथिक्स भी कवर करना था, वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करना था और मेरा ऑप्शनल जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो भी कवर करना था, और साथ के साथ मुझे आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी थी, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स तक आंसर राइटिंग का एक आंसर भी नहीं लिखा था। तो जब मैंने प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो मैंने ये एक डेज को डिवाइड किया कि किस सब्जेक्ट पे कितना दिन देना है। तो जब पूरा का पूरा मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, तो उसके अंदर मुझे जो ऑप्शनल के लिए टाइम मिला वो मिला अराउंड 25 टू 30 डेज। तो मैंने ये देखा कि 25 टू 30 डेज हैं, मेरे को 25 टू 30 डेज के अंदर किसी तरह इस ऑप्शनल को कवर करना है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वही किया जो मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे किया था। मैंने पेपर 1 के लिए एक बुक को चूज किया और पेपर 2 के लिए एक बुक को चूज किया। उसके बाद मेरा जो फोकस था, मेरा फोकस रहा पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों बुक्स को पढ़ने में। अब क्योंकि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद था। हालांकि उस वक्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिजल्ट था वो उतना अच्छा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर स्कोर नहीं हो रहा था लोगों से, काफ़ी लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ले नहीं रहे थे। तो जब मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लिया तो बहुत से लोगों ने मुझे मना किया कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मत लो, आप एंथ्रोपोलॉजी ले लो, आप ज्योग्राफी ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, लेकिन आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मत लो। लेकिन मैंने कभी भी इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया। मेरे को पता था कि अगर मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, मैं उस सब्जेक्ट से कनेक्ट करता हूँ, उसको समझता हूँ, तो स्कोर करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही ऑप्शनल लिया। मेरे पास 30 डेज थे, मैंने 30 डेज में प्रिपेयर भी किया और मैंने ये ध्यान रखा कि मैं उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूज़ है वो मैं अपने जीएस के एग्जाम्स में कर सकूं, और जो जीएस में जो मैंने पढ़ा है उसका मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकूं। क्योंकि ये एक चीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल वाले बच्चे आराम से जानते होंगे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है वो जीएस के ही सब्जेक्ट्स का एक, आप यूँ मान सकते हैं कि एक सेट है कि आप जीएस के सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ सिलेबस के पॉइंट्स को उठा लेंगे और उसके अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को भी उठा लेंगे, कुछ थियरीज को उठा लेंगे, तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल बन जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने का मेरा ये फायदा रहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में जो मैंने पढ़ा उसने मेरे को जीएस में बहुत हेल्प की, और जीएस में जो मैंने पढ़ा उसने मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हेल्प की।
इस तरह से मैंने ऑप्शनल खत्म करने के बाद ये देखा कि अब मेरे को आंसर राइटिंग पे फोकस करना था। तो जो मैंने अपनी जिंदगी का पहला आंसर लिखा था वो लिखा था 1 अगस्त 2019 को, और 20 सितंबर को हमारा मेन स्टार्ट हो रहा था। तो जब मैंने पहला आंसर लिखा तो पहला आंसर लिखते ही मुझे देखकर खुद यूं लगा कि ये मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये आंसर से तो मेंस के अंदर मतलब एकदम क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल है, कि ये आंसर्स तो बिलो एवरेज आंसर्स लिखे। लेकिन मेरा फोकस ये था, क्योंकि मैंने पहली बार लिखा तो मैं डीमोटिवेटेड फील नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा पहला आंसर था। मैंने इस चीज पे फोकस किया कि अब मेरे पास जो बचे कुछ दिन हैं तो उसके अंदर मेरे को किस तरह से अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। तो जो मेरा प्राइमरी फोकस था वो था कि पहले 4-5 टेस्ट में मैं बस ये सीखूंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है और कंक्लूजन कैसे लिखना है। बस मैंने ये ध्यान में नहीं रखा, या ये चीज पे मैंने ज्यादा फोकस इनिशियल टेस्ट में नहीं किया कि कंटेंट में क्या लिख रहा हूं। मैंने फोकस किया कि पहले एक स्ट्रक्चर बन जाए, कंटेंट हम बाद में देखेंगे। तो लगभग 3-4 टेस्ट के बाद मैं इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन उस तरह से एक बेसिक आंसर की स्ट्रक्चरिंग सीख गया था। फिर स्ट्रक्चरिंग सीखने के बाद मैंने फोकस किया कि अब मेरे को इसमें क्या इंकलकेट करना है। तो मैंने कुछ चीजें देखी कि मैंने यूपीएससी की नोटिफिकेशन पढ़ी और उसमें मैंने समझा कि यूपीएससी क्या चाहते हैं अपने आंसर्स के अंदर, कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी जो एग्जाम हो रहा है वो क्या चेक कर रहे हैं। तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं गाइड है, मेंटर। अगर आप कुछ भी मान सकते हैं तो सिर्फ यूपीएससी की नोटिफिकेशन को ही मान सकते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया है कि प्रीलिम्स में वो क्या चाहते हैं, मेंस में वो क्या चाहते हैं और इंटरव्यू में क्या चाहते हैं। फिर मैंने मेंस के अंदर उधर पढ़ा कि वो एक आंसर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब मैंने उसमें पढ़ा कि हाँ बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स होने चाहिए, किस तरह के आंसर्स होना चाहिए, तो मैंने ये फोकस किया कि बस जो वो पॉइंट्स हैं उनको मैं किसी तरह अपने आंसर्स में डाल दूं। तो जब मैंने अपनी आंसर राइटिंग करी तो उसके अंदर मैंने मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने की कोशिश करी, फिर बैलेंस्ड आंसर्स लिखे। तो मैंने ये सब चीज़ों को अगले 10 टेस्ट के अंदर इन सबको अपने पेपर में, अपने आंसर्स के अंदर मैंने डालना शुरू किया। जैसे ही मैंने वो ये सब चीज़ें सीख ली और एक ठीक ठाक आंसर में लिखने लगा, फिर मैंने फोकस किया कि अब मुझे डेटा डालना है, कुछ डायग्राम्स डालने हैं। तो मैंने 3 या 4 टाइप के डायग्राम सीखे और कुछ डेटा को मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट से कलेक्ट किया और मैंने एक पेज पर लिख लिया और हर रोज उसको रिवाइज करने लगा। ये सब करने के बाद फिर जब मैंने लास्ट के फुल लेंथ टेस्ट लिखे, अराउंड 5 या 10 टेस्ट लिखे मैंने, तब मैंने ये नोटिस किया कि पहले टेस्ट में और लास्ट के टेस्ट में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ। और उसके बाद मैंने अपना मेंस दिया और मेंस देते हुए मुझे लग रहा था कि हाँ मेंस हो जाएगा। जैसे ही मैंने मेंस देकर आया उसके बाद मैंने वापस एससीआरए को ज्वाइन किया और अपनी रेलवेज की ट्रेनिंग कंटिन्यू करी। उसके बाद जब मेरी इंटरव्यू कॉल आया तो फिर मैंने इंटरव्यू पे फोकस करा और तब मैंने ये देखा कि इंटरव्यू क्या चाहता है। तो मैंने यूपीएससी की नोटिफिकेशन फिर खोली और फिर ये देखा कि इंटरव्यू में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जो जो वो एक्सपेक्ट करते हैं सेम टू सेम चीज़ मैंने इम्बाइब करी, सब कुछ समझा कि तैयारी कैसे करनी है। तो मैंने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत उसको डीकंस्ट्रक्ट किया, अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग किया और बहुत सारी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस किया और फिर मैंने अपना इंटरव्यू दिया। और लकीली ऐसा हुआ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी यूपीएससी की जर्नी खत्म हुई और मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ तब मैंने जाकर, क्योंकि मेरी जर्नी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन तक सीमित नहीं थी, तो मैंने फॉरेन सर्विसेज में सिलेक्शन होने के बाद अपने फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट किया लबासना में। और उसके बाद मैं अपने वाइफ के घर पे, जो मेरी उस वक्त गर्लफ्रेंड थी, मैं उनके घर पे गया और मैंने शादी का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। उनके घर वालों ने बहुत आराम से एक्सेप्ट किया और हम अगले ही साल हमारी शादी हो गई। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिद जो एक ऐसी चीज़ है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, कि आप कोई जिद कर लेते हैं तो आप छोड़ते नहीं हैं उस चीज़ को। तो उस चीज़ को मैंने पॉजिटिवली लेना सीखा मेरी वाइफ के थ्रू, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा एक बात कही है
कि आप जिद्दी हैं तभी आज मैं आपके साथ हूँ, अगर आप जिद्दी नहीं होते तो आप ये सब हासिल नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि 2 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एम को, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, एक है ज़िद और दूसरा है जोश। अगर आप ये 2 चीज़ को रखते हैं अपने पास, तो आप इस दुनिया के अंदर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। So before ending the video, there is this one message from UPSC Josh Talks team for all the UPSC aspirants. I would like you to see it. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनके जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और आईएएस हब के एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। खान सर, एमके यादव सर और केडी सर तीनों ही यूपीएससी के बहुत ही शानदार टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत फेमस स्टूडेंट रितिका जिंदल मैम ने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी है। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। खान सर और केएसजी आईएएस को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। टीना डाबी, शायद आपको नाम याद होगा, सर की ही स्टूडेंट रही थी। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में सर के भी बहुत से स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि तीनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। जोश की फैमिली के लिए तीनों सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट है, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की। अगर कुछ परिस्थितियां हमें ये अपने अंदर के टैलेंट को बाहर आने नहीं देती, लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है, हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी सब जोश के हाथ में। जय हिंद।